से असले और नशे का मिक्स तो हमेशा होता है लीथल. बल्ली was losing control, पैसे के चक्कर में ठोक दिया डीलर. 31 दिसंबर 2024 नया साल शुरू होने लगा है. हर तरफ पटाखे बज रहे हैं. रात के 12 बजे का वक्त है. अरमगान ने अपने घर पे पार्टी अरेंज की हुई है. ये एक एलीट पार्टी थी. एक ऐसी पार्टी जहां ड्रग्स आम थे. एक ऐसी पार्टी जहां अगर आप नशे नहीं करते, अगर आप मंशियात नहीं करते तो आप कूल नहीं हो. ये पार्टी कराची डिफेंस एरिया में मुनक्किद की जाती है जहां अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर मौजूद होते हैं. दरअसल मुस्तफ़ा और अरमगान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, लेकिन मुस्तफ़ा को क्या पता था कि यही दोस्ती उसे गले पड़ जाएगी. मुस्तफ़ा आमिर 23 साल का नौजवान लड़का कराची में रहता था. काफ़ी एलीट फैमिली से इसका भी ताल्लुक था और इसके दोस्त अरमगान का भी एक एलीट फैमिली से ताल्लुक था. मगर इनकी दोस्ती एलीट होने की वजह से नहीं हुई थी. इनकी दोस्ती के बीच में मंशियात मौजूद थी. आपको पता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग कल्चर कितना आम है, कैसे बच्चों को ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं. लेकिन ये पहुंचते कैसे हैं? वो पहुंचते हैं मुस्तफ़ा और अरमगान की मिली भगत से. पाकिस्तान में जितने भी ड्रग्स आते हैं वो यासिर उर्फ शाहजी के थ्रू आते हैं. यासिर उर्फ शाहजी के बंदे अलग अलग शहरों में मौजूद हैं और कराची में ही उनका एक पार्टनर बाजिल मौजूद था. बाजिल ने खुद अपने आगे 3 बंदे और रखे हुए थे जिसमें मुस्तफ़ा आमिर शामिल था. और मुस्तफ़ा का काम ही ये होता था कि जितने भी बच्चे हैं उन सब तक मंशियात पहुंची जाएं. न्यू ईयर की पार्टी के बाद सब कुछ नॉर्मल था. मुस्तफ़ा अपने घर चला जाता है, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे बहुत तंग कर रही थी और वो सेम चीज़ अरमगान को भी तंग करती थी. 6 जनवरी 2025 मुस्तफ़ा अपनी वालदा को बता के निकलता है कि मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आ जाऊंगा. उसकी वालदा ने कहा ठीक है, जल्दी आ जाना. रास्ते से निकलते हुए वो अपने एक दोस्त को वॉइस नोट भेजता है. राफे भाई मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के. तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर. इस वॉइस नोट में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि मुस्तफ़ा बिल्कुल परेशान नहीं है. वो एक नॉर्मल तरीके से अरमगान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात थी. जब रात देर तक मुस्तफ़ा घर वापस नहीं आया तो उसकी वालिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई. उन्होंने थाने में जाके इस बात की रिपोर्ट दी. ये थाना था दरख्शां पुलिस स्टेशन कराची. मुस्तफ़ा की वालिदा ने पुलिस में जब ये रिपोर्ट डाली कि मेरा बेटा काफ़ी देर से घर वापस नहीं आया, तो पुलिस ने यह कह के टाल दिया कि अरे आसपास ही कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा, आवारा गर्दी ही कर रहा होगा. अब माँ तो माँ होती है. मुस्तफ़ा की वालिदा बिल्कुल ना रुकी. उनका कलेजा फटे जा रहा था कि उनका बेटा कहाँ है, उनका बेटा किस हाल में है. माँ जो फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको एक अपने बच्चों की ना सेट रूटीन का पता होता है, जिसमें से थोड़ी सी भी चीज़ ऊपर नीचे हो तो आप फिगर आउट कर लेते हैं कि कुछ है. अब मुस्तफ़ा के वालिद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए. उन्हें ये तो पता था कि मुस्तफ़ा की दोस्ती अरमगान से बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही दोस्ती मौत के घर तक ले आएगी मुस्तफ़ा को. मुस्तफ़ा के वालिद ने अरमगान को कॉल की ये पूछने के लिए कि क्या उसने मुस्तफ़ा को देखा है. अरमगान ने तमाम क्लेम्स झुटला दिए, ये कहकर कि मुझे तो कुछ नहीं पता, वो तो मेरे पास आया ही नहीं था. मुस्तफ़ा के वालिद को शक हो गया अरमगान पर. थोड़ी ही देर बाद उसी दिन मुस्तफ़ा के वालिद को एक रैंसम कॉल आती है कि 2 करोड़ रुपए जमा कराओ तो ही तुम्हें मुस्तफ़ा वापस मिलेगा. ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है. ये कॉल यूएस के नंबर से थी. पुलिस अभी भी बिल्कुल इग्नोरेंट बिहेव कर रही थी. उन्हें जैसे फर्क ही नहीं पड़ता था किसी इंसान के गायब हो जाने से. पुलिस की इस गैर जिम्मेदारी को देखकर अरमगान की वालिदा ने सोशल मीडिया पर यह केस उठा दिया. उन्होंने अपने बेटे की जस्टिस की डिमांड की. सोशल मीडिया पर जब ये खबर फैली तो एक प्रेशर बन चुका था पुलिस पर. आम लोगों ने लोकल अथॉरिटीज पर तनकीद करना स्टार्ट कर दी और ये सवाल किया उनसे कि इतनी गैर जिम्मेदारी क्यों. एक बच्चा गायब हो चुका है, माँ का कलेजा गायब हो चुका है और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि वो बच्चा कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा. आपको हम टैक्स किस बात का देते हैं, आप सैलरी किस बात की लेते हैं. आवाम का शदीद गम गुस्सा था और इस गुस्से ने मजबूर किया पुलिस को कि वो मुस्तफ़ा की तलाश जारी कर दें. वो पुलिस जो इतने दिनों से खामोश बैठी थी, अचानक एक ही दिन में मुस्तफ़ा की लाश ढूंढ के लिए आई. ये लाश उन्हें मिली थी बलूचिस्तान हब चौकी के पास एक गाड़ी में. दरअसल 12 जनवरी को ईदी में एक बॉडी रिपोर्ट होती है. वो बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल चुकी थी. उसके हाथ पांव कुछ मौजूद नहीं थे, सिर्फ धड़ था और वो धड़ ईदी के पास था. जब कोई इसे क्लेम करने नहीं आया तो ईदी ने सीधा उसको दफना दिया. ये बॉडी एक कार से मिली थी और वो कार पूरी जल चुकी थी. जब पुलिस को इस बारे में पता चला, पुलिस ने वहां से ब्लड सैंपल लेकर मुस्तफ़ा की वालिदा के साथ मैच करने की कोशिश की एंड वो मैच हो गया, जिससे ये साबित होता है कि जो बॉडी जल चुकी थी वो मुस्तफ़ा की थी. मुस्तफ़ा इस दुनिया में
नहीं है। ये बात मुस्तफ़ा की वालदा पर कयामत की तरह टूट पड़ी। उनसे बिल्कुल बर्दाश्त न हुआ। कैसे उनका जिगर का टुकड़ा आज इस दुनिया में नहीं है। ये बात एक माँ ही समझ सकती है। उस पर जो कयामत गुजरी होगी वो मुस्तफ़ा की वालदा ही समझ सकती है। ये केस अब CIA की तरफ पहुंच चुका था और ये मिसिंग पर्सन केस से किडनैपिंग केस बन चुका था। ऐसा कौन है जिसने मुस्तफ़ा को इतनी बेदर्दी से मारा है, जिसने मुस्तफ़ा को जला के रख दिया? CIA ने ये केस AVCC एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन पे एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि अब तो पता ही करना है कि किसने मुस्तफ़ा के साथ ये जुल्म किया है, किसके साथ मुस्तफ़ा की दुश्मनी थी। ऐसी क्या दुश्मनी थी मुस्तफ़ा की किसी के साथ कि उसने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया मुस्तफ़ा को। AVCC ने इस केस के चलते हुए अरमगान के घर पे रेड कर दी, मगर जब रेड हुई तो अरमगान ने पुलिस पर ही फायरिंग खोल दी। अरमगान ने पुलिस के 2 बंदों को काफी ज्यादा इंजर कर दिया और इस बात से आप इस केस का अंदाजा लगा सकते हैं, आप अरमगान की मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जो बंदा पुलिस पे हमला कर सकता है उसके लिए किसी एक बच्चे को मारना कौन सी बड़ी बात थी। ये है अरमगान, एक 28 साल का कॉल सेंटर ओनर जो इलीगली एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करता है और अपने बंगलों में ये एलीट पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे कॉल गर्ल्स और मंशियात मौजूद होती हैं। इसकी पार्टी में अमीर बापों की बिगड़ी औलादें आती हैं, रात भर नशा चलता है, महीने का 3-4 करोड़ कमाता है, आराम से किसी का भी मुंह बंद कर सकता है। ये है अरमगान। पुलिस ने अरमगान को घेर लिया। एविडेंस के तौर पर पुलिस को अरमगान के घर से मुस्तफ़ा की बिलोंगिंग्स, अनलाइसेंस्ड इलीगल वेपन्स जिसमें इजरायली मैन्युफैक्चर्ड असॉल्ट राइफल भी मौजूद थी और 60 लैपटॉप्स बरामद होते हैं। अरमगान का ये कहना था कि वो एक सॉफ्टवेयर हाउस रन करता है, कॉल सेंटर रन करता है, तो ये लैपटॉप्स तो उसने उसी चक्रों में रखे थे। मगर कहानी में ट्विस्ट था। पुलिस को अरमगान के घर से ब्लड स्टेन्स मिलते हैं और वो ब्लड स्टेन्स मुस्तफ़ा के होते हैं, यानी अरमगान ही मुस्तफ़ा का कातिल था। मुस्तफ़ा के मोबाइल फोन को जब चेक किया जाता है तो उसका लास्ट इंटरेक्शन अरमगान और एक और बंदे के साथ था। वो बंदा था शिराज। पुलिस ने फौरन ही जाके शिराज को गिरफ्तार किया। ये शिराज मुस्तफ़ा और अरमगान का दोस्त था और ये क्राइम सीन पर मौजूद था। मंशियात पे ये काम नहीं करता था, मंशियात के ये कंज्यूमर है। इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ। इसने गाड़ी को कच्चे में उतार के इस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिया। फर्स्ट एड मिलता या उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो फौरन ही रिकवर कर जाता। करके एकदम आग का जो शोला जिसमें भड़कने की हुई है, वो आवाज़ आई है, मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गया। उसके पास पैसे वैसे बड़ी गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें देख के मैं इससे इम्प्रेस हो गया। ये शहनशाही ज़िंदगी को देख के इम्प्रेस नहीं होना चाहिए किसी से भी। इससे मैंने जब भी इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में या इसके कारोबार के बारे में कोई भी बात की है तो ये मतलब एकदम इसी तरीके से जो है वो शटअप कॉल देता था कि भाई दोबारा इस बारे में उससे बात नहीं करना। इसने तमाम बातें उगल दी कि कैसे अरमगान ने मुस्तफ़ा को पहले अपने घर में बुलाया और उसके बाद उस पर तशद्दुद किया और आग जलाकर उसे मार दिया। और ये सब क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह थी कि अरमगान ने मुस्तफ़ा के साथ ये जुल्म किया? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 4 साल पहले। मुस्तफ़ा का एक मार्शा नाम की लड़की के साथ ताल्लुक था। ये दोनों काफी क्लोज थे। मुस्तफ़ा की फैमिली को भी मार्शा के बारे में पता था। दोनों एलीट फैमिली के लोग थे। दोनों के ताल्लुकात का दोनों की फैमिलीज को पता था। मुस्तफ़ा मार्शा से बेहद मोहब्बत करता था, मगर मार्शा के कुछ और ही इरादे थे। दरअसल ये मार्शा किसी की सगी नहीं थी। एक तरफ ये मुस्तफ़ा के साथ चक्कर चला रही थी, जबकि दूसरी तरफ ये अरमगान के क्लोज थी। और शिराज के मुताबिक यही मेन वजह थी कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को मारा है, क्योंकि अरमगान से ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मार्शा मुस्तफ़ा के साथ है और मुस्तफ़ा से ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मार्शा अरमगान के साथ है। इस लड़की के चक्कर ने, इस लव ट्रायंगल ने मुस्तफ़ा की जान ले ली। ये दोनों ड्रग का काम करते थे, ड्रग सप्लाई का। अरमगान मुस्तफ़ा से ड्रग्स मंगाया करता था और अब जब एक लड़की बीच में आ चुकी थी तो असले और नशे का मिक्स तो हमेशा होता है लीथल। और ऊपर से असले और नशे का मिक्स तो हमेशा होता है लीथल। बल्ली was losing control, पैसे के चक्कर में ठोक दिया डीलर। इस लड़की के चक्कर में अरमगान ने अपने दोस्त को मार दिया। लेकिन ये लड़की है कहाँ? दरअसल केस स्टार्ट होने से पहले ही मार्शा मुल्क छोड़ के चली गई है, तो अब तो उस पर कोई केस हो ही नहीं सकता। अब तो वो इन्वेस्टिगेशन से बरी है। ये केस अभी भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ऐसी डिटेल्स हैं जो कि सामने ही नहीं आ रही। कोई डिटेल कहाँ से मैच हो रही है और कोई डिटेल कहाँ से। लेकिन जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं वहां से ये न्यूज में आप तक लेके आ रहा हूँ। दरअसल अरमगान और मार्शा काफी ज्यादा क्लोज थे, काफी ज्यादा इंटीमेट थे। और अरमगान ने जब मुस्तफ़ा से कुछ ड्रग्स के बारे में पूछा, कुछ मंशियात मांगी, तो मुस्तफ़ा ने एक बनाना इमोजी उसे सेंड कर दिया। ये बनाना इमोजी एक कोड था फॉर ऑक्सीकोडोन। इट इज़ अ लीथल ड्रग और काफ़ी महंगा ड्रग है, इसके लिए ये कोड था। लेकिन नशे की हालत में अरमगान को लगा
कि मुस्तफ़ा शायद उसके प्राइवेट पार्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, कि शायद मार्शा ने मुस्तफ़ा को अरमगान के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बता दिए। अपनी मर्दानगी जाहिर करने के लिए इसने ठान ली कि ये मुस्तफ़ा से बदला लेगा, ये मुस्तफ़ा को जान से मार देगा। और ये फैसला इसने न्यू ईयर की पार्टी पर ही किया था। वहाँ पर इनका बहस मुबाहिसा भी हुआ था। अरमगान और मुस्तफ़ा काफी ज्यादा लड़े थे और शिराज की कन्फेशन के बाद ये बात तो जाहिर हो चुकी थी कि चक्कर सिर्फ ड्रग्स का नहीं है, चक्कर लड़की का भी है। अरमगान ने अपने इनिशियल बयान में ये कहा था कि उसने मुस्तफ़ा को शेर के हवाले कर दिया, शेरों को खिला दिया, या फिर उसने मुस्तफ़ा को डुबो दिया, समंदर में फेंक दिया। लेकिन शिराज की इस बात के बाद जब उस पर दबाव आया तो उसने ये बात कन्फेस कर दी कि सबसे पहले तो उसने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को अपने घर में बुलाया था। अपने घर में बुला के सबसे पहले उसने मुस्तफ़ा की टांगे तोड़ी, उसके बाजू तोड़े रॉड से। उसके बाद सिक्का उछाल कर ये फैसला किया कि इसे मैं छोड़ दूं या मार दूं। अगर हेड्स आया तो छोड़ दूंगा, टेल्स आया तो मार दूंगा। और हैरत की बात, पहली बारी हेड्स ही आया। लेकिन इन नशे में इस कदर धुत था, इस कदर बदले की आग इसमें उजागर थी कि छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसने फिर से कॉइन टॉस किया, टेल्स आया। अब की बारी अरमगान ने मुस्तफ़ा को मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो चुका था। अरमगान ने शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा की ही गाड़ी में बंद किया, ट्रंक में डालकर साथ पेट्रोल रख दिया। हब चौकी के पास जाकर इन्होंने मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगा दी जहां मुस्तफ़ा अभी भी मौजूद था। मुस्तफ़ा की बॉडी को जलाने के बाद ये 2-3 घंटे ऐसे वॉक करते रहे, फिर लिफ्ट लेकर कराची वापस आ गए और ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये सब इनका रोज का है। अरमगान पर 11 से ज्यादा केसेस दर्ज है। इस पर टेररिज्म के भी केसेस जारी है कि ये कैसे लोगों पर गोलियां चला देते हैं। अरमगान अपने बिजनेस में अगर लॉस थोड़ा सा भी फेस करता था तो अपने एम्प्लॉइज को अपने घर में, अपने बंगलों में बुलाकर उन पर तशद्दुद करता। इसने अपने कॉल सेंटर में लड़कियां रखी होती थी और उन लड़कियों को ये एज कॉल गर्ल्स यूज करता था अपने फायदे के लिए, अपने अमीर दोस्तों के लिए। वो लड़कियां दूर दराज के इलाकों से होती थी यहाँ कमाई के सिलसिले में आने के लिए, लेकिन उनका ये गलत फायदा उठाता। पार्टी कल्चर, मंशियात, लड़कियां, इन सब ने इनका दिमाग खराब कर दिया था और आखिरकार लड़की के चक्कर में ही अरमगान ने मुस्तफ़ा को मार दिया। इस केस की अभी तक जो डिटेल सामने आई है, अभी तक मुस्तफ़ा को इंसाफ नहीं मिला। उसकी वालिदा पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे के लिए इंसाफ लेने के लिए, लेकिन उनका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं था। पूरे मंशियात के ये लोग गैंग्स चलाते थे, इनके सप्लायर्स थे, इनके कंज्यूमर्स थे। ये यूनिवर्सिटियों में आम बच्चों को ड्रग्स पहुंचाते थे। अपने दोस्तों में कूल बनने के लिए ये लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई ड्रग्स ना करे तो वो इनके लिए अनकूल होता है। ये अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जब ज्यादा पैसा देखते हैं तो इनका पहला मिशन खुद को तबाह करने का होता है। नशा, लड़कियां, गाड़ियां, असलहा, इन्हें जिंदगी में और क्या चाहिए। अब मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी वालिदा को समझना चाहिए कि उनका बेटा कोई सादा सीधा आदमी नहीं था, वो पूरा ड्रग का गैंग चलाता था। ये ड्रग आता कहाँ से था, इसके बारे में बात करते हैं। ये ड्रग आता था कैलिफोर्निया से और ये एक स्पेशल ड्रग होता था जिसे कैली कहा जाता है। एंड 1 ग्राम कैली अराउंड 10 से 12 हज़ार के बीच में आता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगी ट्रांजैक्शंस होती थी इनके दरमियान। जितना ये लोग हराम के करीब जा रहे थे उतना ही इनका अंजाम बुरा हुआ। दरअसल ये केस सिर्फ अरमगान एंड मुस्तफ़ा पे खत्म नहीं होता, ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये केस आपको बताता है कि कैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में और हमारे एलीट लोगों के दरमियान ड्रग कल्चर कितना कॉमन है, कितना नॉर्मलाइज्ड है। यूनिवर्सिटीज में आपने जरूर देखा होगा कोई ना कोई होगा जो सुट्टा फूक रहा होगा, किसी ने जॉइंट मारा हुआ होगा और कुछ एक्सट्रीम में LSD कर रहे होते हैं, साइकेडेलिक्स कर रहे होते हैं। ये चीजें उन्होंने कहाँ से सीखी, ये चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई? एक सिगरेट, एक छालिया, एक पान, शुरुआत यहीं से होती है। और क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। अरमगान एंड मुस्तफ़ा का केस सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होता। अभी तक के सोर्सेज के मुताबिक भी अरमगान को जेल नहीं हुई। क्या उसे जेल होगी, क्या वो बाजियाब हो जाएगा, नहीं पता, लेकिन इतनी उम्मीद है कि शायद कोई हो जो इस सबको रोक सके। ये केस पीछे पूरे ड्रग माफिया के पास जाता है। हमें नहीं पता कि किसकी वीडियो उड़ा दी जाए, कौन सा पुलिस वाला मारा जाए, क्योंकि अगर ये इतना सिंपल केस होता तो कब का सॉल्व हो चुका होता। लेकिन इस केस के पीछे इंटरनेशनल माफिया भी छुपा हुआ है। ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल्स, वही लोग जो यहाँ पाकिस्तान में मंशियात लेके आते हैं, मंशियात बेचते हैं, बच्चों को नशों का आदी करते हैं। इस सब में मीडिया का भी हाथ है। जितना भी आप कह लें, जितना भी आप किसी को बैकवर्ड कह लें, लेकिन ये बात जाहिर है जितना हमारे रैपर्स ने ड्रग कल्चर को आम किया है उतना शायद ही किसी और ने किया हो। असले नशे का मिक्स लीथल होता है। ये लाइन तो आपने सुनी होगी। रैप म्यूजिक वीडियोस में आपने अक्सर कुछ रैपर्स को देखा होगा जो नशा प्रमोट करते हैं, ड्रग्स प्रमोट करते हैं, चाहे वो अफसाने हो जाएं या 9 मिलीमीटर्स। एवरीबॉडी नोज नशा कौन प्रमोट करता है। मैंने माना कि आर्टिस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती बच्चों की तरबियत करना, मगर जैसा मीडिया कंज्यूम हो रहा है
आपके सामने है सब कुछ। मुस्तफ़ा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर वो ये सब ना करता तो शायद आज जिंदा होता। अरमगान नशे की हालत में अपने ही दोस्त का कत्ल कर देते हैं। लड़की के पीछे हर चीज की जड़ हराम है। कुछ चीजें जो इस्लाम ने हराम की हुई हैं आपके सामने है, वो आपके सामने जाहिर है कि क्यों वो हराम है। ये वीडियो यहीं तक थी। मेरी कोशिश तो यही रही कि आपको थोड़ा बहुत इस केस के बारे में डिटेल्स दे सकूं जितना मुझे पता चले, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कुछ डिटेल्स कहीं से आ रही हैं तो कुछ डिटेल्स कहाँ से आ रही हैं, और हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। तभी मैंने इस केस में टाइमलाइन का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस वक्त कब हुई, लिहाजा उसके लिए माजरत। मगर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से ये सबक तो सीख चुके होंगे कि क्यों हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इस ड्रग माफिया से दूर रहें। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये ड्रग माफिया मौजूद होता है। अगर आपका कोई दोस्त आपके आसपास ये कर रहे हैं तो उससे ताल्लुक तोड़ दें। कोई फायदा नहीं किसी ऐसे शख्स से दोस्ती बनाने का जो एवेंचुअली आपको तबाह कर देगा या आपको मार देगा। इस वीडियो से यही सबक मिलता है आपको। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।